नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरों के साथ, बड़ी मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ हाज़िर हूँ मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि दोहा में, कतर में जो मुखबरी करने वाले कौन थे इस वफ़्त की असल जगह की, कि ये कहाँ ठहरे हुए हैं, वो किसने मुखबरी की, और वो इस मुखबरी के बावजूद ये जो डेलीगेशन है इसको बचा के कौन ले गया, बचाने वाला कौन था। मारने वाला तो इसराइल था, और बताने वाला कौन था, और बचाने वाला कौन था। और फिर ये मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या होगा, अरब क्या करेंगे, और इसराइल अगला बड़ा इक़दाम कहाँ कर सकता है, और वो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। कितना बड़ा मसला बनेगा, कितनी बड़ी वो जंग छेड़ने जा रहा है। और फ्रांस में जो एहतजाज हो रहा है, जिस तरीके का एहतजाज हो रहा है, वो नेपाल की तर्ज का एहतजाज हो रहा है, उसके पीछे कौन है। और स्पेन ने बहुत ज़बरदस्त पोजीशन ली है, न्यूजीलैंड में ने भी ली है, और भी कुछ मगरबी मुल्क उसके साथ चल रहे हैं। तो इन सब ख़बरों की तफसीलात से मैं आपको आगाह करता हूँ। तो सबसे पहले तो नेपाल में जो कुछ हो रहा था, मैं कल भी कह रहा था कि ये जो गदर मचाने वाले लोग हैं, जिन्होंने गदर मचाया है, मैं रूलिंग एलीट का हामी नहीं हूँ। मैं इस बात का बिल्कुल किसी तरह भी साथ नहीं दे सकता कि कोई भी हुक्मरान या रूलिंग एलीट जो है वो वसाइल पर कब्ज़ा करे और आवाम को महरूम रखे। लेकिन जो बेसिमत की डायरेक्टिव लेस जो गदर होता है, जो एहतजाज होता है, और वो इतना ही वायलेंट हो जाता है जितना वहाँ पे हो गया है। नेपाल में कोई चीज़ इन मुजाहिरीन के सामने नहीं ठहर पा रही, हर चीज़ को ये आग लगाते जा रहे हैं। लेकिन फ़ायदा किसने उठाया है? अब वहाँ के आर्मी चीफ अशोक सेगेडल जो हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है। तो फ़ायदा किसका हुआ? क्या ये जो नौजवान हैं, ये जो जेन ज़ी है, इनको क्या मिलेगा? फ़ौज आएगी, फ़ौज आके कुछ अर्सा थपकी देगी इन लोगों को, और उसके बाद फिर ये अपने उसी तनख्वाह पे काम करेंगे और कोई और आगे हुकूमत करेगा। तो जितना बड़ा नुकसान हो गया उसका अजाला नहीं है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों पे खुश होने वालों को इससे सबक भी हासिल करना चाहिए, दोनों तरफ, हुक्मरानों को भी और जो अफरा तफरी इंतशार चाहते हैं उनको भी। अब फ्रांस में भी ऐसा ही एक सीन चल रहा है, फ्रांस में भी आग लगी हुई है, जो सामने आ रहा है उसको जलाते जा रहे हैं। तो दरअसल इसमें इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत है, ये मैंने बिल्कुल वहाँ से अंदर से खबर निकाली है कि यहूदी लॉबी है। क्योंकि फ़्रांस को सज़ा दी जा रही है कि वो मुसलसल फ़लस्तीनियों की हमायत कर रहा था, और वो टू नेशन जो पॉलिसी है, जिसको वो चाहता है, जिसको बाकी दुनिया भी चाहती है कि फ़लस्तीन की एक रियासत होनी चाहिए, उसका वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हामी था। उसको सज़ा देने के लिए, मैक्रोन को सज़ा देने के लिए यहूदी लॉबी ने ये सारी जो आग लगाई है। इसके आगे एक्टर्स जो भी होंगे, एक्टर्स आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे असल साजिश जो है वो इनकी है। तो इसलिए अब ख़बरदार किया जा रहा है स्पेन को भी, न्यूजीलैंड को भी, कनाडा को भी, कि उन्होंने भी एक ख़ास पोजीशन ले ली है इजराइल के ख़िलाफ़। स्पेन ने तो अब स्पेन के हवाले से तो उसने तो ये यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया है कि क्यों ना इसकी जो टीमें हैं, इज़राइल की जो स्पोर्ट्स टीमें होती हैं मुख्तलिफ इवेंट्स में, उस पर पाबंदी लगाई जाए। और स्पेन ने यह भी कह दिया है कि यूरोविज़न में अगर इज़राइल ने आया तो स्पेन उसका बायकाट करेगा। तो न्यूजीलैंड जो है ना, वो भी इसी तरह की कुछ पाबंदियों का सोच रहा है, और कनाडा भी को सोच रहा है। तो इन मुल्कों में भी इंतशार फैल सकता है। तो ये तय है कि जहाँ जहाँ इंतशार फैल रहा है, जहाँ जहाँ गदर हो रहा है, जहाँ आग लग रही है, जहाँ पे लोग अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं,
उसके पीछे अमेरिका और ज़ायनिस्ट हैं, उसके पीछे यहूदी लॉबी है। अब आगे चलते हैं कि कतर के साथ हुआ क्या और कतर में मुखबरी किसने की। पहली बात तो ये है कि ये जो हमला है ये अरबों का एक टेस्ट था। कतर पे हमला दरअसल पूरे गल्फ़ पे हमला है और उन्होंने टेस्ट मारा है कि क्या निकलता है इसमें से। निकलना क्या है? कुछ भी नहीं निकलना। मतलब मैं आपको पहले भी उनकी स्ट्रेंथ बता चुका हूँ, अब दोबारा बता देता हूँ। कतर का दफाई बजट जो है वो 15 अरब डॉलर है। इतना सा शहर है, 15 अरब डॉलर उसका दफाई बजट है और जदीद तरीन उसके पास जहाज़ हैं। दुनिया की वाहद एयरफोर्स है जिसके पास 4.5 जनरेशन के 3 तरह के जहाज़ हैं। किसी एयरफोर्स के पास मुख्तलिफ यानी कि इतने जदीद जहाज़ मुख्तलिफ कंपनियों के नहीं हैं। जैसे कि उसके पास 36 रफ़ाल तैयारे हैं और ये भी जंगी तैयारे हैं, ये भी 4.5 जनरेशन है और 35 FA-15Q है अमेरिकी तैयारे हैं, ये भी 4.5 जदीद तैयारे हैं और 24 उसके पास यूरो फाइटर टाइफून है और थर्ड उसके पास सिस्टम है जदीद तरीन बैरी बेड़ा है और अवैक्स का सिस्टम भी मौजूद है। इसके बावजूद इज़राइल आया और इज़राइल का जो रूट है वो 2 ही तरह से हो सकता है, या तो वो वाया सऊदी अरब आया या वो वाया यमन आया और बहरीन आया है। इन मुल्कों की जो राडार्स हैं वो नहीं पकड़ सके, उन्हें पता ही नहीं चला। इतना वो खामोशी से और इतना छुप के आया, उसने F-35 यूज़ किए हैं जहाज़ कि उसको वो नहीं पकड़ सका और समुंदर में उसकी रीफ्यूलिंग हुई है। उसमें अमेरिकी और बरतानवी तैयारों ने उसके जहाज़ों की रीफ्यूलिंग की है। तो ये टेस्टर था, कोई अरब क्या कर लेगा ये आप सबको पता है। अब हुआ ये है कि वहाँ पे जो मुखबर थे वो इंडियंस थे, रा के एजेंट, मोसाद के एजेंट, रा के जो बेसिकली मोसाद के एजेंट हैं। देखें ईरान में भी यही हुआ था। ईरान में भी जो साइंसदान और जो फौजी क़यादत और बाकी लोगों को मारा गया तो उसमें बुनियादी तौर पे जो इंडियन है, जो उनकी मुख्तलिफ़ कंपनियों में और ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के निज़ाम में उनके जो मुलाज़म थे और फिर चाबहार के एयरपोर्ट के जो पोर्ट है उनकी बंदरगाह है उसकी आड़ में जो वहाँ गए हुए थे, उन जासूसों ने ही वहाँ पे मोसाद को फैसिलिटेट किया था। और इसी तरह अब ये जो कतर है वहाँ पे भी जो मौजूद मोसाद के इंडियन एजेंट हैं जो भारतीय हैं वहाँ पे, उन्होंने ये बताया कि ये यहाँ पे ठहरे हुए हैं। तो अब कोई सुना है कि 2 या 3 या कितने लोग उन्होंने पकड़े भी हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि कतर ने 8 भारतीयों को सज़ाए मौत सुनाई थी जासूसी के इल्ज़ाम में और फिर उनको छोड़ दिया गया। अब वो पछता रहे हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ा। 8,50,000 भारतीय जो हैं वो कतर में काम करते हैं और ये सिर्फ कतर ही नहीं है, सऊदी अरब, बहरीन और कौन सा ऐसा कुवैत, कौन सा ऐसा मुल्क है गल्फ़ का कि जहाँ पे भारतीयों की बड़ी तादाद नहीं है। और ये सारे तो नहीं, लेकिन इनमें से बहुत से जो हैं वो मोसाद के एजेंट हैं और वो जिसको चाहते हैं मोसाद उसको अपना एजेंट बना लेती है और उनको रॉ की तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है। रॉ जो है वो अपने बंदे जो है वो उनको देती है। तो ये इसलिए मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा, ये चीज़ें जो हैं वो साबित हो चुकी हैं माजी में भी और अब भी। देखें कि जो इज़राइल का सबसे बुनियाद परस्त वज़ीर है, वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच, वो इस वक्त इंडिया के दौरे पे है और वो कह क्या रहा है, उसके लफ्ज़ हैं कि हम यानी कि वी हैव कॉमन फ्रेंड्स एंड वी हैव कॉमन एनिमीज़, यानी कि भारत और इज़राइल के दोस्त और दुश्मन मुश्तरक हैं। तो हम तो भारत के दुश्मन हैं, भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमें दुश्मन समझता है। इसका मतलब इज़राइल भी हमें, तो वो तो है। तो वो देखें कि वहाँ पे आगे और उसके ख़िलाफ़ केरला के वज़ीर आला ने बाकायदा एहतजाज किया कि ऐसे बंदे को जो जेनोसाइड का हामी है, जो जेनोसाइड कर रहा है, जो नस्ल कुशी कर रहा है फ़लस्तीनियों की, उसकी आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और उस पर जयशंकर ने उसको खरी खरी सुनाई है उस वज़ीर आला को।
तो ये भारत का और इज़राइल का ये गठजोड़ है। और दूसरी अहम खबर ये है कि इन लोगों को फिर बचाने वाले जो थे वो था तुर्की की इंटेलिजेंस। ये जो फ़लस्तीनी वफ़द था गज़ा से आया हुआ हमास का, इन लोगों को टर्किश इंटेलिजेंस ने बचाया और उनको वहाँ से निकाला, और वो फ़ोन सेट वहाँ छोड़ गए और जाके वो नमाज़ पढ़ने चले गए। तो वहाँ पे कुछ लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, लेकिन उनमें से शहीद जो है वो नहीं हो सके। अब ये टर्किश इंटेलिजेंस को पहले से पता था, उन्होंने 1 महीना पहले भी इनको खबरदार किया था कि आपको कतर में निशाना बनाया जा सकता है। और कतर ने, ये देखें ये कितनी अहम बात है, कतर ने इज़राइल और अमेरिका से ये वादा लिया था, और उन्होंने वादा किया था कि कतर के अंदर हमास की लीडरशिप को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बनाया। तो ये तो इनके झूठे होने का और बेतबारे होने का, इज़राइल तो है ही है, अमेरिका के बेतबारे होने का ये लेवल है, और उन्होंने अपनी वादा खिलाफ़ी की है। अच्छा, अब ये अगला उसने अभी नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ये जहाँ कहीं भी होंगे हम इनको निशाना बनाएंगे। अच्छा, अब ये क़यादत आई थी तुर्की से, ये जो लोग हैं ये तुर्की से इधर आए थे। अब उसने तुर्की में जाके तो उनको पहले निशाना नहीं बनाया, पहले तो उसने अरबों को टेस्टर मारा है। अब ये है कि ये बड़ा ख़तरा है इसमें कि वो शायद तुर्की में कोई बहाना बनाकर हमला करेगा, लेकिन तुर्की अब हल्का नहीं आएगा। तुर्की हल्का है ही नहीं, जिस तरह से उसकी एयरफोर्स है और जिस तरह से उसकी मिलिट्री माइट है। ठीक है कि शाम में उसने उसको टफ़ टाइम देने की कोशिश की है। अब जाहिर है कि शाम में वो डायरेक्ट ख़ुद तो है नहीं तुर्की, इसके बावजूद वो उसको तंग कर रहा है और उसको बार बार ज़िच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वो उसने कोशिश की तुर्की पे हमले की, तो तुर्की जो है वो उसको तुर्की ब तुर्की जवाब देगा, और इसके चांसेस भी मौजूद हैं। और इसके अलावा कतर ने ये फ़ैसला ज़रूर किया है कि वो इज़राइल के साथ अब अपने तमाम तजारती तल्लुकात ख़त्म कर देगा, और उसको गैस की सप्लाई LNG RLNG जो है वो उसको बंद कर देगा। तो ये अब तक की सूरत हाल है। भारत ने इज़राइल की मज़म्मत नहीं की, कतर पर हमले पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जो उनका बयान आया है। रूस और चीन ने इसकी सख्त मज़म्मत कर दी है। उनकी मज़म्मत जो है वो तो सख्त है, लेकिन भारत जो है वो मज़म्मत करता हुआ इसमें नज़र नहीं आया। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल, और इसमें इज़राइल का जो अगला निशाना वो तुर्की हो सकता है, और फिर वो आपको पता है कि पाकिस्तान को अपना दुश्मन पहले ही कह चुका है। तो अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह हम में हिम्मत भी है, ताकत भी है और हौसला भी है, लेकिन किसी बड़े इम्तहान में जाने से अल्लाह हमें बचाए, और बाकी तमाम मुसलमान मुल्क जो हैं उनमें इत्तेहाद पैदा हो जाए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इजाज़त दीजिए।